everybody and welcome in NIOS class with Richa Kataria. I am your accounts trainer. Today we will learn बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. अब सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, मैं फिर से वही बात बोलूँगी. अभी मैं बुक में नहीं जा रही हूँ, अभी पहले मेरे को ध्यान से सुन लो. सपोज करते हैं कि एक मिनट, हाँ जी, सपोज करते हैं कि एक बैंक है, ठीक है. अब एक बैंक के अंदर एक ही बंदा तो है नहीं, सिर्फ एक अकाउंट हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. इनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, ठीक. लाइंस का में नंबर ऑफ कस्टमर्स और हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं. बैंक क्या करता है, सारे लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ठीक. और सारे लोगों को एक पासबुक देता है, कहते हैं आप एक काम करो अपने पास रख लो. तो दो बुक्स होती हैं, एक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक इटसेल्फ मेंटेन कर रहा है. एक बुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन करेगा. और एक बुक अपने कस्टमर्स को दे देता है कि आप लोग क्या करिए, एक बुक आप लोग रख लीजिए. देयर आर टू बुक्स, एक बुक का नाम है कैश बुक, एक बुक का नाम है पासबुक, ठीक है. अब जो पासबुक है, क्या आप अपने आप एंट्री कर लेते हो पासबुक में? नो. कौन एंट्री करता है, बैंक एंट्री करता है. एक बंदे का नाम राहुल, वो बैंक का कस्टमर है. बैंक ने अपने पास एक बुक मेंटेन करनी है और एक बुक राहुल को देनी है. क्या राहुल अपनी बुक में खुद से जाकर के लिख सकता है? आपके पास भी सेविंग बैंक अकाउंट होगा या आपके घर में किसी का होगा, आप जाकर के अभी ये भी पूछो क्या वो अपने आप लिख लेते हैं? नॉट एट ऑल, नहीं. ये पासबुक है किसके पास, कस्टमर के पास. लेकिन इसमें जो ट्रांजैक्शंस लिखे होते हैं वो कौन लिखता है, बैंक. बैंक से जाकर के हम लोगों को पासबुक अपडेट करानी पड़ती है. आप अपने आप एंट्री नहीं कर सकते कि आपने सबमिट किए 15 लाख निकाले 18 लाख. इट कैन नॉट बी रिटन बाय योर सेल्फ. ये कौन अपडेट करेगा, बैंक अपडेट करेगा. इसका मतलब दो बुक्स के बारे में हम बात करेंगे. एक बुक किसके पास है, कस्टमर के पास. दूसरी बुक किसके पास है, बैंक के पास. अब जब बैंक और कस्टमर के पास अलग अलग दो बुक हैं, सपोज करो मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया 10 जनवरी को, कोई ट्रांजैक्शन किया 10 जनवरी को, बैंक में वो ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक. मेरे को लगा कि ट्रांजैक्शन बैंक रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन बैंक ऑफ था उस दिन, सैटरडे हेल्ड हो गया, ड्रॉअर में डाल दिया अकाउंटेंट ने वो रिसिप्ट और वो चला गया. अब वो मंडे को एंट्री करेगा. मैंने एंट्री 2 दिन पहले कर दी, वो एंट्री कब करेगा, 2 दिन के बाद करेगा. ये जो एंट्री बाद करना पहले करना, दो बुक में कोई कॉन्ट्रडिक्शन होना, जब हम दोनों बुक को हटा करके एक बुक बनाते हैं जिसमें ए बुक और बी बुक, दैट इज ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, दोनों में जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है. जो चीज़ें प्लस नहीं हुई थी उनको प्लस कर देते हैं और जो चीज़ें माइनस नहीं हुई थी उनको माइनस कर देते हैं. इक्वलाइज करने के लिए जो बुक हम बनाते हैं उसी को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. नाम से बैंक का रिकन्साइल करना, रिकन्साइल करना होता है मतलब टू मैच. रिकन्सिलेशन का मतलब क्या होता है, टू मैच. किसी चीज़ों को मैच करना, किसी दो चीज़ों को सम अप करके मैच करने को क्या कहा जाता है, रिकन्सिलेशन. तो उसका हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है. तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम लोग अपनी पासबुक और कैश बुक के ट्रांजैक्शन को रिकन्साइल करेंगे. किसको करेंगे, कैश बुक को. कहीं पर कैश बुक वर्ड दिख रहा है आपको, कैश बुक को हम लोग क्या करेंगे, रिकन्साइल करेंगे, ठीक है. कैश बुक और पासबुक को अलग अलग दो बुक्स हैं. फिर एक और स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें क्या करेंगे, दोनों का रिकन्सिलेशन करेंगे, मैच करेंगे. दिस इज नोन एज अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. अब देखते हैं बुक में क्या बोल रहा है, ठीक है. बिजनेस कंसर्न मेंटेन्स द कैश बुक. जो बिजनेस कंसर्न होते हैं हम लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं, कैश बुक. अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, कैश बुक. कैश के सारे ट्रांजेक्शन्स किस में गए थे, कैश बुक में. तो जो बिजनेस है हमारा वो क्या मेंटेन करता है, कैश बुक. फॉर द रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शन, हमें पता है कैश के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक, ठीक है. बैंक ट्रांजैक्शंस को भी लिखेंगे ऑब्वियसली, कैश एंड द बैंक कॉलम जिसमें कॉन्ट्रा एंट्री हुई थी.
द कैश बुक सर्व्स द पर्पस बोथ द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। डबल कॉलम कैश बुक सर्व्स द बोथ पर्पस। अगर जितने हमारे कैश में ट्रांजेक्शन्स हुए वो भी हमारे पास मेंशन है, जितने हमारे पास बैंक के ट्रांजेक्शन हुए वो भी मेंशन है। कैश बुक के चैप्टर में पीछे जाना, डायरेक्टली ये चैप्टर मत पढ़ लेना, उसमें डबल कॉलम कैश बुक था, एक कैश का अकाउंट एक बैंक का। जब दोनों ही जगह पे होती हैं ट्रांजेक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री लिख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कैश बुक कौन बनाता है? बिजनेस। पासबुक में मैंने भी बताया पासबुक होती हमारे पास है, लेकिन कौन अपडेट कर रहा है? बैंक। तो कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक। तो कौन मेंटेन करेगा? बैंक करेगा। इसलिए दोनों के ट्रांजेक्शन कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट को हटाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है हम लोगों को। बैंक ऑल्सो मेंटेन्स एन अकाउंट फॉर ईच कस्टमर इन इट्स बुक। वी नो दैट कि हर कस्टमर का वो अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। ऑल डिपॉजिट्स बाय द कस्टमर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं, ठीक है, तो आपके अकाउंट जब पैसे आते हैं, फ़ोन में आता क्या है मैसेज? अमाउंट क्रेडिटेड ऑफ दिस। क्रेडिटेड मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ गया, पॉकेट से निकल के आपके अकाउंट में चला गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्रेडिटेड। डेबिटेड मतलब अकाउंट से पैसा कट गया। कैसे याद रखोगे? डेबिट मतलब डिडक्शन, डेबिट हो गया मतलब डिडक्ट हो गया, क्रेडिट मतलब पैसा ऑन और हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑल डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। हम लोग को क्या याद रखना है? क्रेडिटेड मतलब बैंक में पैसा बढ़ गया। क्रेडिटेड की मीनिंग बैंक में पैसा बढ़ गया, और क्रेडिटेड का डेबिटेड मतलब डिडक्ट हो गया। अ कॉपी ऑफ दिस अकाउंट इज रेगुलरली सेंड टू द कस्टमर बाय द बैंक। ऐसा नहीं होता, बुक में लिखा है, ऐसा नहीं होता। बैंक आपको क्या करता है? जब आप अकाउंट खुलवाते हो, ट्रांजेक्शन्स करते हो, आपको एक पासबुक इशू करके देता है। वो देखता है पासबुक क्या होती है, आज ओपन करके देख लेना। उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में रिकॉर्ड होता है कि आपने इतनी तारीख को इतना पैसा जमा किया था, आपने इस डेट को इतना पैसा डिडक्ट कर लिया, आपने कार खरीदी है, आपके कार की जो किस्तें हैं वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट रही हैं, तो वो उसमें पासबुक में आ जाएगा कि आपकी कार की जो इंस्टॉलमेंट थी इतनी डिडक्ट हो गई। तो सारे ट्रांजेक्शन्स के बारे में कौन रिकॉर्डिंग मेंटेन करेगा? बैंक। हमारे पासबुक में, हमारे पास पासबुक है लेकिन मेंटेन कौन करेगा? बैंक। अब इसमें जो बहुत समझने वाली बात ये है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, इसमें सिर्फ इतना समझिएगा, मैं बार बार एक चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, मेंटेन्ड बाय बैंक, होल्ड बाय अस। पासबुक जो है उसमें लिखने का अधिकार सिर्फ बैंक के पास है, ओनली टू द बैंक। पासबुक में जो ओवरराइट हम करेंगे इसका मतलब पासबुक वो वैलिड नहीं है। पासबुक में लिखने का अधिकार किसके पास है? बैंक। लेकिन ये पासबुक रखे किसके पास है? हमारे घर में, ठीक है। जब हम जाएंगे बैंक 15 दिन के बाद और अपडेट कराएंगे तो बैंक में अपडेशंस होंगी। हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होंगे हिडन जो हमें पता ही नहीं चलेगा। सपोज दैट आप जब पेमेंट करते हो, गूगल पे से आपने पे कर दिया, पेटीएम से कर दिया, आपको रिफंड्स मिलते हैं। आपके कभी 1 रुपया क्रेडिट हो जाएंगे, कभी 50 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएंगे। आप ये छोटे छोटे अमाउंट्स को इग्नोर कर गए, लेकिन बैंक एक एक अमाउंट को दिखाएगा कि 50 रुपये आपके यहाँ से आए, 1 रुपया आपके इधर से आए। कुछ ऐसे होते हैं हिडन चार्जेस जो हमें नहीं पता, वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो सारे के सारे कैलकुलेशंस कौन रखेगा? बैंक रखेगा, हमारी पासबुक में। हमारी पासबुक हमारे पास है, बैंक के पास हमें जाना है। तो ये चीज़ को कॉन्सेप्ट में रखिएगा, क्योंकि आगे जो हम समझाएंगे वो पूरा इसी पे बेस्ड है। पासबुक है किसके पास? आपके हाथ में। ट्रांजैक्शंस कौन कर सकता है? बैंक। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये जो हम 15 दिन के बाद आना जाना करेंगे उसके ऊपर जो अपडेट करेगा, क्या चीज़ें बैंक को ऐड करनी है, क्या चीज़ें बैंक को लेस करनी है, हमें यहाँ पे रिकन्साइल कराना है, ठीक है। इसमें दे रखा है ये फॉर्मेट। ये फॉर्मेट ईजीएस्ट फॉर्मेट है पूरी अकाउंटिंग का, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज का है। इसमें इंग्लिश में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ वर्ड्स बोलेगा और उस वर्ड्स को हमें स्टिक कर जाना है बस। सपोज दैट अब ये फॉर्मेट में हम वापस आ रहे हैं। हमें कभी भी दिया क्या क्या रह सकता है क्वेश्चन में? फर्स्ट एलिमेंट दे सकता है डेबिट बैलेंस। अब ये इस डेबिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है। किसका डेबिट बैलेंस? कैश बुक का, ठीक है।
हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे? बैंक के, क्योंकि ट्रांजैक्शन को लिखने का अधिकार किसके पास है? ओनली बैंक। फिर क्या दे सकता है? क्रेडिट बैलेंस, इसको अनफेवरेबल बैलेंस, लेकिन ये किसका दे रखा है? कैश बुक का, ठीक है। फिर ये अनदर दो बातें कहेगा, डेबिट बैलेंस जिसको क्या कहेंगे हम लोग? ओवरड्राफ्ट, किसका? पासबुक का। या क्रेडिट बैलेंस दैट इज फेवरेबल पासबुक। पासबुक का मतलब क्या है? बैंक। आप लोगों को ये इसलिए बताया जा रहा, कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, इन चारों में कोई भी बात बोली जा सकती है। पासबुक का मतलब ये समझ लो कौन मेंटेन कर रहा है? बैंक मेंटेन कर रहा है। अगर हमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ, ओवरड्राफ्ट का मीनिंग 1 लाख रुपए आपके बैंक में है और आपने जो विड्रॉ किया हुआ 1,20,000 विड्रॉ कर लिया, 20,000 जो एक्स्ट्रा पैसा हमने लिया है तो वो उसको ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसा निकालना कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट की जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर के पास होती, कॉमन हम सेविंग्स होल्डर्स के पास नहीं होती। ओवरड्राफ्ट से वो बंदे पैसा एक्स्ट्रा वो बंदे निकाल सकते हैं जिनका क्रेडिट बैंक में अच्छा है, लेकिन वो करेंट अकाउंट होल्डर है, ठीक है। आप लोगों ने टू से इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग में जब आप पढ़ोगे, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट, राइट। तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? करेंट अकाउंट होल्डर के पास। ऑब्वियसली अगर पासबुक में हमारा ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है, ज़्यादा पैसा हमने निकाला हुआ है, हमारे लिए वो क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन है, हमें पैसा पे करना है। उसी के अगेंस्ट अगर क्रेडिट ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है बैंक में, तो आपके लिए कैसी कंडीशन हो गई? फेवरेबल हो गई। अब इसको करने के तरीके क्या होंगे एज पर द फॉर्मेट, और हमें करना कैसे है? ये जो फॉर्मेट दे रखा है उसमें सबसे पहले जो उन चारों में बात बोली जा रही है उसको क्वेश्चन में जो दिया होगा उसको लिखेंगे। जैसे डेबिट बैलेंस को और क्या कहना है? फेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं एज पर द कैश बुक। अब आपको उन चारों के कॉन्सेप्ट को, कुछ भी दिया रहेगा लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। ये क्या है? क्वेश्चन में गिवन है। क्या चीज़ें ऐड होंगी और क्यों होंगी, और क्या चीज़ें लेस होंगी तो और क्यों होंगी, ये हमें सिर्फ देखना है। अगर ये एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट टू बी एडेड। अगर ये चीज़ें लेस हो रही हैं तो रीज़न बीइंग। अब फर्स्ट दे रखा है चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। स्टेटमेंट्स को टंग ट्विस्ट कर लीजिए। अगर एक बार ट्विस्ट हो गया, दिस इज द चैप्टर फॉर द 1 or the 2 लेक्चर ओनली, बट यू हैव टू कीप इन माइंड द स्टेटमेंट्स। मैं अगेन रिपीट करूँ, दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश हेयर। सिर्फ माइंडसेट इंग्लिश में चलाइएगा, और दूसरा एक बैंक है और एक हम है, हम दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनना है बस। फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है, अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, उसको ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ लर्न तो कर नहीं रहे, अकाउंट को लर्न तो करना नहीं, समझना, तो इसका मतलब समझ लो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट होल्डर हूँ यूनियन बैंक की, एग्जाम्पल ले रही हूँ। यूनियन बैंक ने मुझे एक चेकबुक दे रखी है और उस चेकबुक में मेरा अधिकार है, दिस इज़ द डिमांड ड्राफ्ट, कि मैं अगर आपको पैसे दूंगी, आपका नाम लिख करके, अमाउंट डाल करके आप मेरे चेक को लेकर के बैंक जाओगे, वो बैंक में आप डिमांड करोगे, बैंक आपको पेमेंट कर देगी। मैं वहाँ पे जाऊँ, मैंने बोला आपने उनको पेमेंट क्यों कर दी, वो कहेगा आपने चेक भेजा था ना, आपके ऑथोराइज सिग्नेचर थे ना, तो ऑब्वियसली आपने किसी बंदे को अपना चेक दिया और वो चेक जा करके प्रेजेंट करता है बैंक में, और बैंक उसको पेमेंट कर देता है उस चेक होल्डर को, तो ऑब्वियसली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होने चाहिए थे? डिडक्ट होने चाहिए थे, कीप इन माइंड। लेकिन यहाँ पे बात क्या कर रहा है? नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। अभी आपने प्रेजेंट नहीं करी पेमेंट के लिए, मैंने आपको चेक दी, आपने चेक ले करके अपने पॉकेट में रख ली और आप कहीं चले गए, आप बैंक नहीं गए, ठीक। मैं क्या मेंटेन कर रही हूँ? कैश बुक। कस्टमर क्या मेंटेन करेगा? कैश बुक। और पासबुक है तो हमारे पास, बट मेंटेन कौन कर रहा है? बैंक। फिर से वही बात आ रही है, पूरा एक बार सुन लो, पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इट्स माय प्रॉमिस। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है?
कैश बुक कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कस्टमर, बिजनेस का मतलब यहाँ पे क्या मान लो, कस्टमर। ठीक है, मेंटेन्ड बाय की बात हो रही है कौन सी आपके पास पता नहीं है, तो हमारे पास पासबुक ना। मेंटेन्ड बाय की बात हो रही है, कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द कस्टमर इटसेल्फ एंड पासबुक इज मेंटेन्ड बाय द बैंक। ये पहला कॉन्सेप्ट है जिसको माइंड में सेट कर दीजिए एकदम। चेक बुक मेरे पास है, फॉर एग्जाम्पल एक चेक बुक है मुझे मिली, ठीक। इस चेक बुक को क्यों दिया गया मुझे? ताकि मैं अगर किसी की पेमेंट करनी है तो मैं चेक निकाल करके दे दूँ ऑथराइज सिग्नेचर करके। चेक बुक मुझे मिली, मैंने चेक में पैसे लिखे 5,000 रुपये और आपको दे दिए। जब मैंने आपको पैसे दे दिए चेक के रूप में, तो 5,000 रुपये मैं क्या कर लूँगी, अपने पास से डिडक्ट कर चुकी हूँ। 5,000 रुपये मैंने आपको चेक देने के बाद अपने पास से मैंने क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया, मेरे 5,000 कम हो गए। लेकिन आपने उस चेक को अभी तक बैंक में सबमिट नहीं किया है, बैंक से पैसे डिमांड नहीं किए हैं। आपने वो चेक ले जाकर अपने पॉकेट में डाल दिए हैं और आपको लगा चलो ठीक है, जब बैंक से जाएंगे 10 डेज़ के बाद जाना ही है, तब हम जाकर के पैसे निकाल लेंगे। आपने 10 दिनों तक पैसा डिमांड नहीं किया। नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, आपने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, पेमेंट तो आपको मिली नहीं। अगर मेरे बैंक में सपोज करते हैं 10,000 रुपये थे, ठीक, मुझे पता है कि मेरे बैंक में कितने 10,000 हैं, कितने रुपीज़ हैं 10,000। तो मैंने क्या किया, आपको पेमेंट करते टाइम इस 10,000 में से 5,000 लेस कर दिया। मेरे लिए बैंक में कितना रुपया बचा हुआ है, 5,000। मेरे लिए मेरी थिंकिंग के हिसाब से बैंक में 10,000 रुपीज़ थे, मैंने आपको 5,000 रुपये की चेक दी और मेरे दिमाग में ये है कि आज वो बंदा जाएगा, चेक ओबियसली दे दी, पैसा कम हो गया। मेरे दिमाग में मेरे बैंक में अब कितना बचा है, 10 में से 5। क्यों? क्योंकि आपको हम चेक दे चुके हैं। लेकिन एक्चुअली बैंक में कितने पैसे बचे हुए हैं, 10,000। एक्चुअली बैंक में कितने बचे हैं, 10,000। कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ कम। कस्टमर के लिए बैंक में कितना है, 5,000, लेकिन बैंक के लिए बैंक में कितना है, 10,000। अब 5,000 एंड द 10,000, 2 अमाउंट्स आर हेयर। हमें इन अमाउंट्स के कॉन्ट्रडिक्शन को, 5,000 के कॉन्ट्रडिक्शन को क्या करना है, रिमूव करना है। और जो इस रिमूवल के लिए स्टेटमेंट होता है, इसी को बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब ये ऐड क्यों हो रहा है, ये देखते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, हमने माइनस करके, अब बैंक ऐसे समझो, बैंक तो कस्टमर के पास जाएगी नहीं बार बार, कस्टमर बैंक जाएगा। कौन जाएगा, कस्टमर बैंक जाएगा। यहाँ पे कौन है, कस्टमर है, उसको कहाँ जाना है, बैंक जाना है। कस्टमर को बैंक जाना है, मेरे पास है 5,000, मुझे उसको 10,000 बनाने हैं। व्हाट टू डू, क्या करूँ, माइनस करूँ प्लस करूँ? ऑब्वियसली क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। 5,000 में जब हम 5,000 रुपये को और ऐड करेंगे तभी तो वो 10,000 बनेगा ना। तो हम कौन है, कस्टमर है, कस्टमर बैंक जाएगा, ना कि बैंक कस्टमर के पास आएगा। तो कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, 5,000 रुपये मेरे पास है और बैंक में कितने, 10,000। बैंक में कितने, 10,000। तो कस्टमर को ऊपर जाना पड़ेगा, ना कि बैंक को नीचे आना है। तो इसको 10,000 मेंटेन रहने दीजिए और कस्टमर को कहिए अपने आप को क्या कर ले, ऐड कर दे। तो अपने आप को क्या कर दे, ऐड कर दे। जब ये स्टेटमेंट मिलेगा, चेक इशूड, चेक इशू हो गई है लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुई है, तो उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या दिया है, डेबिट बैलेंस या फिर फेवरेबल बैलेंस एज पर द कैश बुक। चेक इशूड और ड्रॉन, या तो विड्रॉ की बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, नहीं की, मेरी निगाहों में पैसा कम हो गया था बट एक्चुअली में पैसा कम नहीं हुआ है, तो आई हैव टू गॉन अप। इज दैट क्लियर? आगे करते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कुछ पैसे सेविंग्स के रूप में हमारे पास रखे हुए हैं बैंक में, उसमें बैंक ने हमें इंटरेस्ट देना है, हम लोग को नहीं पता। तो इंटरेस्ट किसने अलाउ कर दिया, बैंक ने। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया है, ठीक है। हम लोग कितना मान के चल रहे हैं, कस्टमर के पास 10,000 रुपये बैंक में है, बैंक में कितना है, 10,000, ये बैंक का पैसा और ये कस्टमर के, ठीक है। हम लोग के पास कितने, 10,000।
बैंक ने हम लोगों के अकाउंट में इंटरेस्ट के रूप में कुछ पैसे डाल दिए, हमें नहीं पता, 200 रुपये डाल दिए। देखा बैंक में कितना पैसा आया, 10,200, लेकिन हमारे पास, हमें नहीं पता 200। ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउ किया किसने? बैंक ने। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ठीक है। नॉट रिकॉर्डेड, नहीं रिकॉर्ड किया किसमें? कैश बुक में। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है। पैसा बढ़ गया है बट यू डोंट नो। मैंने कहा बताया कौन जाएगा, कस्टमर किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है। बैंक के पास 10,200 है, कस्टमर के पास 10,000 है। हमें क्या करना पड़ेगा? 200 के लिए अप आना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ तक 200 ऐड करने के लिए 10,000 में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इसलिए इसको क्या करा है? ऐड किया है। जब चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट है, उसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक हैज़ अलाउड द इंटरेस्ट टू अस एज अ कस्टमर, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया है बट वी डिडंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अभी रिकॉर्ड नहीं किया तो कर दो, तो उसको क्या करा? हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। आपका एक कस्टमर है, उसने आपको पेमेंट ना करके आपके डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया। नाउ अ डेज वी आर यूजिंग द गूगल पे एंड पेटीएम एंड मैनी मोर ऐप्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया? मुझे कैश में नहीं पेमेंट किया, आपने कहाँ कर दिया? अकाउंट में डायरेक्टली पे कर दिया। अब डायरेक्टली पे कर दिया बट ऑब्वियस है बैंक बढ़ गया। मैंने क्या बोला? बैंक ऊपर नीचे नहीं होगा, बैंक यहीं पर है, कस्टमर यहाँ है। आपने डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल दिया, बैंक अप हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड होना पड़ेगा। दैट इज़ वाई ऐड हो जाएगा। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय सम कस्टमर इन आर बैंक। ऑब्वियसली बैंक बढ़ गया, वी हैव टू बी, इज इट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड। अभी आप नए चैप्टर्स जो पढ़ोगे जिसमें डिबेंचर्स, शेयर्स एंड मेनी मोर थिंग्स वी हैव टू रीड स्टिल। इंटरेस्ट मिलता है हमें, डिविडेंड्स मिलते हैं। डिविडेंड क्या होता है? लेट यू नो इन डिटेल इन द शेयर्स चैप्टर, बट अभी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिविडेंड शेयर, हमने किसी कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं, उस कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उसका एक हिस्सा हमें मिलेगा, तो दैट हिस्सा पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज द डिविडेंड। इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। कौन कलेक्ट कराया? बैंक। बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमें तो पता ही नहीं, बैंक ने कलेक्ट भी कर लिया, तो वो क्या है? ऐड हो जाएगा। बैंक ने कलेक्ट कर लिया, हमें तो पता ही नहीं, वी हैव टू गो अप, इज इट? अप मीन्स ऐड, बैंक के पास जाना है। चेक पेड इनटू द बैंक बट omitted टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने कुछ पैसे, चेक मिली हमें अपने कस्टमर से, हमने क्या करा? उसको ले लिया, ठीक, चेक पेड इनटू द बैंक, और उसको ले करके बैंक में जमा कर दिया। बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन अपने कैश बुक में अभी लगा बाद में कर लेंगे, नहीं रिकॉर्ड किया। चेक जमा की थी बैंक में पैसा बढ़ गया, हमें पता नहीं, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं की। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। चेक पेड इनटू द बैंक, 10,000 की चेक आपने दी मुझे, मैंने वो जा करके अपने बैंक में जमा कर दी। चेक पेड इनटू द बैंक बट omitted, omitted मतलब छूट गई। बैंक ने तो अपने पास एंट्री कर ली, कहाँ omit हो गई? कैश बुक में। मैंने लिखा नहीं, जब लिखा नहीं तो लिख लेंगे, ऑब्वियसली बैंक बैलेंस बढ़ गया आपके पैसे से, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक इन द पासबुक। पासबुक में गलती से कोई रॉन्ग चीज़ क्रेडिट हो गई थी, उसको भी हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ऐड क्या करना है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। Interest allowed by the bank, not recorded in cash book. Our mistake. Why didn't we record in the cash book? We have to record it now. Amount directly deposited by the customer. Interest or dividend collected by the bank itself, but not just recorded in the cash book. चेक तो पेमेंट कर दी, पर कैश बुक में लिखना भूल गए। These are the elements which is to be added if debit balance or the favorable balance as per the cash book has given in the question. अब लेस क्या होगा ये देखते हैं। ये तो चीज़ें ऐड होंगी, अब लेस क्या होना है?
देखिए, चेक पेड इनटू द बैंक, चेक को पे कर दिया बैंक में, लेकिन बैंक ने ड्रॉअर में डाल दी और बोला कि मंडे को आकर के मैं रिकॉर्डिंग मेंटेन कर दूंगा। आपने 10,000 रुपये दिए मुझे चेक के थ्रू, मेरे पास चेक आ गई, मैंने अपने पास पैसे बढ़ा लिए कि मेरे पास चेक तो आ गई, बैंक के पास है, मैंने चेक पे तो कर दी, लेकिन बैंक अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। नहीं किया है तो कस्टमर को नीचे आना पड़ेगा बैंक के पास मेंटेन करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए, आपस को मैच करने के लिए। ठीक है, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, चेक पे कर दी गई थी, आपने मुझे एक चेक दी, मैंने पे कर दी, मुझे लगा पैसे आ गए, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो पैसे आए नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो चेक बाउंस हो गई थी। चेक बाउंसिंग को चेक डिसऑनर कहा जाता है। अभी हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब चैप्टर पढ़ेंगे इन डिटेल ये भी गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट मेड, आपके बैंक ने आपसे बिना पूछे, बट ऑब्वियसली आपने कार खरीदी हुई है, आपने ब्लैंक चेक्स दी होती हैं उनको, वो ऑटोमेटिक पैसा क्या होता है आपका डिडक्ट होता जाता है। आपको एक मैसेज आएगा कि योर ड्यू डेट्स ऑन 1st of January, जस्ट मेंटेन योर बैलेंस, ये आपके पास आ जाएगा। फिर आपको नहीं जाना वहाँ पेमेंट करना, ऑटोमेटिक आपके बैंक से पैसा क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक डिडक्ट मीन्स ऑटोमेटिक लेस। बैंक ने कुछ चार्जेस ले रखे हैं, ऑब्वियसली चार्जेस है तो लेस होगा। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक इशू तो कर दी मैंने आपको, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं की। चेक इशू तो कर दी मैंने, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी। मैं तो ऊपर ही बैठी हुई थी, तो बैंक तो नीचे आ गया। चेक मैंने आपको दे दी, आप जा कर के लगा दिए। मैंने आपको चेक दे दी है बैंक से, आप मेरा पैसा निकल गया, लेकिन मेरी मिस्टेक, मैंने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया, तो आई हैव टू बी हियर। इज इट क्लियर? एनी रॉन्ग डेबिट गिवन इन द पासबुक, एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन इन द पासबुक, एनी रॉन्ग डेबिट गिवन इन द पासबुक। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, जो चीज़ें ऐड करनी है हमें ऐड करेंगे, जो चीज़ें लेस करनी है लेस करेंगे। कॉन्सेप्ट मेन क्या है, हमारे पास पासबुक है, हमारे पास कैश बुक है कस्टमर के पास, लेकिन मेंटेन्ड बाय, देखना कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय कस्टमर इटसेल्फ एंड द पासबुक इज मेंटेन्ड बाय द बैंक। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, दोनों स्टेटमेंट है, बैंक का और जस्ट और योर कस्टमर का, दोनों के स्टेटमेंट को क्या करना है, मैच करना है। पासबुक और कैश बुक दोनों को मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बन रहा है उसका नाम क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो चीज़ें ऐड होनी चाहिए, कौन आना जाना करेगा, कस्टमर, बैंक अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें ऐड करनी उसे ऐड करेंगे, जो चीज़ें लेस करनी उसे लेस करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे दिया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो इसका आंसर आएगा उसके आंसर में हम लोग इसका अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन करके फॉर्मेट में सही से समझा दिया जाएगा। और आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अगर नहीं है तो वी हैव मेनी ऑप्शंस टू कॉल अस, राइट। ये आपके इन डिटेल जो मैंने आपको वहाँ पे समझाया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, यहाँ पे इन डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, एक मैं पढ़ के समझा दे रही हूँ। और व्हेन अ बिजनेसमैन इशूड चेक्स टू इट्स क्रेडिटर, जब एक कोई बिजनेसमैन होता है उसने क्या कर दी, चेक तो इशू कर दिया अपने क्रेडिटर्स को जिनको पेमेंट करनी है। ही इमिडिएटली एंटर्स देम ऑन क्रेडिट साइड, हमने तुरंत ही, दैट इज उस बिजनेसमैन ने जिसने चेक इशू की थी, उसने क्या करी, तुरंत ही अपने अकाउंट में एंट्री तो कर दी तुरंत। ठीक है, बिकॉज ऑफ द चेक हैव नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, लेकिन इसको प्रेजेंट, जिसको पेमेंट की है हमने, उसने प्रेजेंट नहीं किया, उसने प्रेजेंट नहीं किया। हमने पैसा डिडक्ट कर दिया लेकिन बैंक में पैसा डिडक्ट नहीं हुआ, तो कौन ऊपर नीचे होगा, कस्टमर, इसलिए वो ऐड होंगे। तो कौन से आइटम्स को ऐड करना है और किनको लेस करना है, आपके पास इन डिटेल दिया हुआ है। यू कैन रीड इट आउट वंस, और अगर नहीं समझ आएगा तो बट ऑफिस यू हैव ऑप्शन टू कॉल अस। ठीक है, डिडक्टिंग आइटम्स कौन कौन से डिडक्ट होने हैं, इसको भी एक आपके लिए हम पढ़ दें। चेक्स सेंड टू द बैंक, चेक्स को बैंक में भेज दिया गया, क्यों, कलेक्ट कर लीजिए, बट नॉट येट क्रेडिटेड, लेकिन बैंक ने अभी हमारे पैसे को क्रेडिट नहीं किया है। चेक कलेक्ट हो गई हैं, हम लोग ऊपर आ गए हैं, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है।
फिर से बात कस्टमर है तो नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या आना पड़ेगा नीचे, इसलिए क्या करेंगे हम लोग इसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये डिडक्टिंग आइटम्स हमारे हो गए। अगेन द सेम थिंग, बैंक रिकन्सिलेशन कोई इजी चैप्टर नहीं, अभी तक सारे चैप्टर आपके सिर्फ बेसिक चैप्टर्स चल रहे हैं। प्रेजेंटेशन देनी है, जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से, ये आपका सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ऑफ द क्लास 11th के सिलेबस को अगर हम उठाएं या NIOS को सिलेबस को उठाएं, सबसे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर सिर्फ ये है। लेकिन अगर एक बार दिमाग में ये बात आ गई तो नो क्वेश्चन कैन बी रॉन्ग, राइट। So this is our number 7380515253 at Vision Point, and this is Richa Kataria. You may call us and ask about your query. So thank you so much and God bless you.